उस दिन मेंडल ने मटर का मटर पनीर बना के खा लिया होता। क्या आप भी सोचते हो ऐसा? हाँ, जब मैं 10th में थी तो मैं भी सोचती थी ऐसा, लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें जेनेटिक्स का ज्ञान कहाँ से मिलता, हमें कैसे पता चलता कि हम अपने पेरेंट्स जैसे कैसे दिखते हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स। सो हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी मैम, आपकी साइंस टीचर, आपको पढ़ाऊंगी पूरा हेरिडिटी। ठीक है, हमने 80% कवर कर लिया था लेक्चर नंबर 1 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ग्रेट, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट के बारे में, उनके कंक्लूजन्स के बारे में एंड उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ठीक है, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है बच्चों को। हम पता करेंगे कि कौन डिसाइड करता है कि जो बेबी चाइल्ड होगा वो फीमेल होगी या फिर वो मेल होगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और आपका ये चैप्टर आज हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो बेटा पूरा लेक्चर देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे 2025 के, 2024 के। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात तो ये समझो, क्या आपने रिवाइज कर लिया जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था? मैंने सारे इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ा दिए थे आपको और मैंने कहा था कि 80% चैप्टर वही चीज कवर करती है, क्योंकि जब भी यहाँ पे वो वर्ड्स आएंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहली बात कि जब भी जेनेटिक्स का नाम आता है तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है और जिनका नाम क्या है? मेंडल। ठीक है, मेंडल एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने गार्डन पी से पूरे जेनेटिक्स के बारे में पता लगाया। ठीक है, आप पता लगा सकते हो, आप ऐसे सोच सकते हो, लेकिन उन्होंने जो चीजें सोची ना वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो इनके हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, कंक्लूजन्स पढ़ेंगे, रिजल्ट्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो भाई इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमने पढ़ा था जेनेटिक्स क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो किसने बनाई थी? जॉर्ज जोहान मेंडल ने बनाई थी। ठीक है, अब समझो, तो उन्होंने क्या किया था? रूल फॉर इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था, इनहेरिटेंस का रूल। हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। इन्होंने 3 लॉ दिए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ थे, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट और वैसे रियल लाइफ चीजें हैं ये। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा कि इमेजिनरी ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, सब कुछ रियल लाइफ चल रहा है। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन। मेंडल ने क्या कहा था, क्या कंट्रीब्यूट किया था? तो रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन में चीज पढ़ी थी, लेकिन ये चीज बताई किसने थी? मेंडल सर ने बताई थी। किसने बताई थी? मेंडल ने। उन्होंने बोला कि बोथ मेल एंड फीमेल, यानी मदर एंड फादर, दोनों के दोनों 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर एक बेबी चाइल्ड बन जाता है। ठीक है, अगली चीज इन्होंने बोला था इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू देयर ऑफस्प्रिंग, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड कराते हैं इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल। सो एन ऑफस्प्रिंग विल गेट 2 वर्जन ऑफ देयर ट्रेड, ताकि इनको क्या मिल जाए? 2 वर्जन मिल जाए अपने ट्रेड के और उनमें वेरिएशंस आ जाए, और वेरिएशंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन है? जॉर्ज जोहान मेंडल। एक बहुत ही प्यारा सा फोटो लगाया है मैंने। ठीक है, ये ऐसे दिखते थे और देखो क्या कर रहे हैं, गार्डन पी को देख रहे हैं, उनके साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। भाई सबसे पहली बात समझो कि जो मेंडल थे उन्होंने 7 साल तक काम किया था इसके ऊपर। 7 साल तक पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था इन्होंने और 7 कैरेक्टर्स के ऊपर ही काम किया था। वो सातों के 7 कैरेक्टर हम पढ़ेंगे और याद करेंगे आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या किया था, इनके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 1822 से 1884 तक इनकी जो लाइफ स्पेन थी वो थी, जीवन काल था इनका। स्टेटेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने पी प्लांट को ब्रीड कराया था, यानी कि रिप्रोडक्शन कराया था। ठीक है, जॉर्ज मेंडल। ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 2 अलग अलग चीजों को ब्रीड कराना, उनका रिप्रोडक्शन कराना और एक नई चीज बनाना। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ही प्रपोज दैट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक प्लांट सिलेक्ट किया था जिसका नाम क्या था? पी, और पी का साइंटिफिक नेम होता है क्या? पाइसम सटाइवम। अब समझो मेरी बात कि भाई साइंटिफिक नेम होता है क्या, क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हो, आपके सामने ये फर्स्ट साइंटिफिक नेम आया, इससे पहले आपने कभी साइंटिफिक नेम के बारे में नहीं पढ़ा। होता क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से हो, कहाँ से देख रहे हो लेक्चर, है ना। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूँ तो जो काउडंग होता है ना, उपले जो होते हैं उनको बोलते हैं उपले। ठीक है, अगर हम भाई दूसरी जगह चले जाएं उनको बोलते हैं कंडे। ठीक है, कंडे, उपले, और एक और बिहार में कुछ और बोलते हैं। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं यूपी से हूँ, मैं गई कहीं पर, ठीक है,
मैं बिहार चली गई और मैंने वहां पे जाके बोला कि भाई मेरे को ना कंडे चाहिए, मेरे को ना ऐसे पूजा में यूज होते हैं तो वो चाहिए। अब वो लोग समझ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। तो बेटा लोकेलिटी के हिसाब से जो कॉमन नेम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नाम जो है वो कुछ कुछ अलग अलग जगह जगह के हिसाब से नाम होते हैं, लेकिन इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक साइंटिफिक नेम रखा था, ठीक है। जैसे मटर को हम मटर बोलते हैं, क्या पता कोई और मटर ना बोलता हो, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया क्या, पाइसम सताइवम, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया था, कितनों, 7। कैसे याद रखोगे, मेंडल ने 7 साल तक काम किया और 7 कैरेक्टर्स के ऊपर ही काम किया था, ठीक है। 7 7 ऐसे याद रखना। आगे बढ़ जाए क्या, ये पूरी की पूरी स्लाइड क्लियर हो चुकी है आपको, अब समझो आगे। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल, तो भाई मेंडल ने लिया था पी प्लांट, लेकिन रीजन क्या था, क्यों मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया, उसने कुछ और क्यों नहीं लिया। सोचो अगर तुम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते, रिप्रोडक्शन करा रहे होते, तो तुम सोचते कि यार एनिमल को लेते हैं, तो समझते हैं। मान लो अगर एक ह्यूमन जिसकी लाइफ स्पेन अप्रोक्स 70 to 80 होती है, वो दूसरे ह्यूमन के मतलब रिप्रोडक्शन को देखेगा, फिर उसका चाइल्ड होगा, प्रोजेनी होगा, उसमें वेरिएशंस देखेगा, तो वो पता लगा पाएगा नहीं, क्योंकि दोनों की जो एज है, जो दोनों की जो लाइफ स्पेन है वो सेम है। तो उसने सोचा कि कुछ छोटा एनिमल लेते हैं, ठीक है। अब एक बात समझो, जितनी छोटी लाइफ स्पेन होती है उतना ज्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। अगर लाइफ स्पेन बहुत लॉन्ग होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और वेरिएशन थोड़े कम होंगे। तो इसने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए इसने लिया था चूहा, ठीक है। इसने बोला चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन चूहे को रखने के लिए एक जगह चाहिए, तो इसने कमरा बनाया, उसमें चूहे को रख दिया, 2 चूहे रख दिए उसमें, ठीक है। उसके बाद में चूहे को खाने को भी देना पड़ेगा, तो खाने को भी दिया। उसके बाद में चूहा है तो गंदगी भी तो करेगा भाई, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो भाई वो गंदगी भी कर रहा था। अब बहुत परेशानी हो रही थी, चीजें काट रहा था, ये बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सारी चीजें बिगाड़ दे रहा है वो। उसने बोला कि नहीं भाई हम कुछ ऐसा नहीं ले सकते, उसने बोला कुछ ना कुछ प्लांट लेना पड़ेगा, और प्लांट की जो लाइफ स्पेन होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, 4 to 5 मंथ, 3 to 4 मंथ लाइफ स्पेन होती है। तो उसने पी प्लांट को चूज किया था। अब समझो क्वेश्चन आता है, मैं कराऊंगी पीवाई क्यों कराऊंगी अभी, क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, समझो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिटैचेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ऑफ सेवरल कैरेक्टर, इसने क्या देखा, इसने बोला कि इसके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सीड का कलर, पॉड का कलर, सीड का शेप, बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले, इसने इसलिए पी प्लांट को चूज किया। शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट, लाइफ स्पेन बहुत छोटी थी, यानी कि जल्दी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगली चीज, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। बोल रखा है नॉर्मली तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते हो, यानी कि 2 डिफरेंट प्लांट में रिप्रोडक्शन करा के फर्टिलाइजेशन करा सकते हो, ठीक है, पॉसिबल था दोनों चीजें। अगली चीज, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस क्या देखने को मिल रहा था, बहुत सारे नंबर ऑफ सीड देखने को मिल जा रहे थे एक ही बार में, यानी एक बार ही प्रोडक्शन करा और बहुत सारे प्रोजेनी मिल गए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये सारे रीजन है, और इसी रीजन की वजह से मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने कंडक्ट की थी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने क्रॉस कराया था पॉलिनेटेड प्लांट टू स्टडी 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम में एक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए मेंडल ने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्रीवियस हमने पढ़ा मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले बात की थी, और इन्होंने 7 साल तक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर खोज की। कौन सा प्लांट लिया था, पी प्लांट लिया था। क्यों लिया था, उसके 4 रीजन हमने पढ़े। सबसे पहला रीजन कि इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो विजिबल है, आप देख सकते हो। अगला, इसकी लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी आप करा सकते हो, फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे सीड्स आपको एक बार में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगली चीज समझो, ये है वो 7 कैरेक्टर्स जो किसने लिए थे, मेंडल ने लिए थे। अब समझो, सबसे पहला है सीड कलर। बेटा साथ साथ में याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे पहला सीड कलर। अभी जो सीड कलर है ये येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, येलो एंड ग्रीन। अगली चीज, पहले सिर्फ हम कलर देख रहे हैं, उसके बाद में सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। पॉड कलर यानी जो फली होती है, मटर की फली, ठीक है, वो ग्रीन एंड येलो हो सकती है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। फ्लावर कलर पर्पल या फिर व्हाइट हो सकता है। स्टेम की जो लेंथ है वो लॉन्ग हो सकती है या फिर शॉर्ट हो सकती है। फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सेल हो सकती है या फिर टर्मिनल हो सकती है। अब समझो, ये जो ट्रेड्स होते हैं इनमें से एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। हमने पढ़ा था जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है।
डोमिनेंट वो होता है जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है और रिसेसिव वो होता है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, इन कैरेक्टर्स में जो ये वाले कैरेक्टर्स हैं आपके, ये हैं डोमिनेंट, आपको नोट करना है, और ये वाले हैं रिसेसिव। ठीक है, अब समझो बात, सीड का जो कलर है वो डोमिनेंट है येलो और जो रिसेसिव है वो है ग्रीन। यानी कि अगर मैं इनके लिए लिखूं तो मैं लिखूंगी y और इसके लिए लिखूंगी स्मॉल y। समझे? अगली चीज, सीड के शेप की बात करूं तो राउंड वाला जो होगा वो डोमिनेंट, एंड जो रिंकल्ड वाला होगा, सुपड़ा जो होगा, वो कैसा होगा? रिसेसिव। तो इसके लिए लिखेंगे हम r और इसके लिए लिखेंगे हम स्मॉल r। क्या कोई दिक्कत है इतने में? अगली चीज, पॉड शेप की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन एंड येलो, तो इसके लिए लिखेंगे हम g एंड इसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल g। ठीक है, अगली चीज, पॉड शेप की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो I एंड स्मॉल i। ठीक है, फ्लावर कलर की अगर हम बात करें तो पर्पल एंड व्हाइट, तो इसके लिए P और इसके लिए स्मॉल p। अगली चीज, स्टेम लेंथ की अगर हम बात करें तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो भाई टॉल एंड ड्वार्फ हमने पढ़ा था, टॉल भी लिख सकते हो आप एंड ड्वार्फ, तो कैपिटल T एंड स्मॉल t। एक्सियल एंड टर्मिनल, तो A एंड A। समझ गए आप इतनी बात? ठीक है, तो आप डोमिनेंट वाले के लिए यूज करते हो कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव वाले के लिए यूज करते हो स्मॉल लेटर। अगली बात समझो, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो मेंडल ने दो टाइप के क्रॉस कराए थे, एक कराया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा कराया था डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या किया था? एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। देखो, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट, 2 पी प्लांट के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो, पेन चेंज करते हैं। देखो, 2 पी प्लांट के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक ही ले रहे हो, यानी कि आपने हाइट लिया, एक ही लिया। ठीक है, तो उसको बोल दिया मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब ही होता है क्या? 1। पर अगर मैं बात करूं डाइहाइब्रिड की, तो डाइहाइब्रिड में उसने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, उसका नाम पड़ा डाइहाइब्रिड। ठीक है, तो मोनो मतलब एक एंड हाइब्रिड मतलब मिक्स करना, क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन कराना। तो मेंडल ने क्या किया? सॉरी, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया, और इसको हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। अब मेंडल ने किया था, पहले वो समझो। मेंडल ने लिया एक प्योर टॉल प्लांट, दूसरा लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, प्योर टॉल का मतलब है कि कैपिटल टी होगा। हम ना एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब समझो, मेंडल ने क्या लिया? प्योर टॉल और लिया प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल की बात करूं अगर मैं, तो यानी दोनों ही कैपिटल होंगे, इसलिए बोला प्योर टॉल, तो कैपिटल टी। प्योर ड्वार्फ स्मॉल टी। भाई ये तो लिए पेरेंट्स। ठीक है भाई, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। अब इनमें क्रॉस कराएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? गैमेट्स चाहिए। क्या चाहिए? गैमेट्स। तो गैमेट्स, इससे गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इससे गैमेट बनेगा स्मॉल टी। क्या कोई दिक्कत है इतने में? नहीं। उसके बाद में आपकी जनरेशन आएगी F1 जनरेशन। जब आप इनको क्रॉस कराओगे, तो आपने इन दोनों को क्रॉस कराया और आपके पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी। समझे? तो मैंने क्या किया? प्योर टॉल लिया, प्योर ड्वार्फ लिया, दोनों में क्रॉस कराया और आपकी F1 जनरेशन आ गई, जो कि क्या थी? टॉल थी। कैसी थी बेटा? टॉल। अब मैम हमें नहीं पता टॉल कैसे है। ये क्यों नहीं पता? लास्ट वाले लेक्चर में नहीं बताया था कि जब भी एक डोमिनेंट होगा तो दूसरे वाले होने ना होने की कोई फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, लेकिन ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये टॉल है। अब मेंडल का ना दिमाग खराब हो गया। मेंडल ने बोला कि भाई हमने चैप्टर शुरू ही यहाँ से किया था, हमने स्टार्टिंग ही यहाँ से की थी, क्या कि मेल और फीमेल, मदर एंड फादर 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टॉल कैसे बन रहा है? तो समस्या हो गई। उसने बोला कि समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मैंने टॉल भी लिया था, मैंने ड्वार्फ भी लिया था, लेकिन बना टॉल, तो ड्वार्फ वाला कहाँ गया? ठीक है, तो उसने कराई सेल्फिंग। क्या कराई? सेल्फिंग। बेटा सेल्फिंग क्या होता है? सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया। आप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हो और क्रॉस पॉलिनेशन भी, तो उन्होंने कराई सेल्फिंग। अब देखो सेल्फिंग कैसे कराते हैं, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या कोई दिक्कत है? अब देखो ये जो कैपिटल टी है, पेन चेंज करते हैं,
देखो बेटा, ये जो कैपिटल टी है ये इस वाले कैपिटल टी के साथ में क्रॉस करेगा और बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। क्या आपको समझ आया? दिख रहा है? क्लियर? ठीक है। अगली चीज, सेम यही वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करेगा और बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ आई बात? नेक्स्ट चेंज करते हैं कलर ताकि समझ में अच्छे से। उसके बाद में ये जो स्मॉल टी है ये इस कैपिटल टी के साथ में क्रॉस करेगा और बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। समझे इतना? उसके बाद में सेम यही स्मॉल वाले के साथ में क्रॉस करेगा और बनाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से, कितने टॉल बन रहे हैं, कितने ड्वार्फ। बेटा ये टॉल है, हाँ भाई टॉल है। ये ड्वार्फ है, हाँ ये ड्वार्फ है। क्या ये टॉल है? क्या ये टॉल है? हाँ। क्या ये टॉल है? हाँ ये टॉल है। अब एक बात समझो बेटा, इतना समझ में आ चुका है। उसने प्योर टॉल लिया था, प्योर ड्वार्फ लिया था, दोनों में क्रॉस कराया था, कैपिटल टी स्मॉल टी बना था जो कि टॉल होता है। और फिर मेंडल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। बनना तो बीच का चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो यहां से आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आया था यहां से? लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। यहां से आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर से सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने का मतलब इसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। तो यहाँ पे देखने को मिला हमें क्या? देखो, एक टॉल, दो टॉल और तीन टॉल। तो कितने टॉल मिले भाई? टॉल रेशियो ड्वार्फ। टॉल मिले 3 और ड्वार्फ मिला 1। यानी कि अगर मैं रेशियो की बात करूं तो टॉल रेशियो मतलब टॉल रेशियो ड्वार्फ कितने आएंगे? 3:1 आएगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप देख के बता पाओगे कि कौन सा टॉल है कौन सा ड्वार्फ है? तो क्या होगा, जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप? कमेंट्स में बताना, ठीक है। बाकी तो मैं लिख रही हूँ अभी यहाँ पे। देखो नेक्स्ट एक और पेज लेते हैं। तो भाई हमने बताया क्या? फिनोटाइप रेशियो। और अगला जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो जो होगा वो क्या होगा? टॉल रेशियो ड्वार्फ, यानी कि 3:1। और अगर मैं जीन्स की बात करूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब, ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले कितने थे बेटा? देख लेते हैं। देखो कैपिटल टी वाले कितने? 1, तो 1, ये 2। ये क्या हुआ बेटा? 2 और ये 1, ठीक है। तो आपका जो फिनोटाइप रेशियो आया वो आया 3:1 और जो जीनोटाइप रेशियो आया वो आया 1:2:1। ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। क्या आपको समझ में आया? अब देखो, आपको साथ साथ में नोट करना था, बहुत अच्छा आपने कर लिया। लेकिन अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कॉपी निकालो, ठीक है, और खुद से लिखो। प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, पेरेंट थे, गैमेट बने, क्या बना? टी स्मॉल टी, दोनों में क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल बना। मेंडल का दिमाग खराब हो गया कि भाई कैसे, दोनों के कैरेक्टर्स आने चाहिए थे। तो वहां से आया लॉ ऑफ डोमिनेंस कि कोई एक है जो खुद को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फिर उसने सेल्फिंग कराई। तो जो F2 जनरेशन आई उसमें देखने को मिला कि कुछ टॉल है और कुछ ड्वार्फ है। कितने टॉल थे? 3। कितने ड्वार्फ थे? 1। फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। इन तीनों में देखा कि 1:2:1 आया। और आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए बेटा, बहुत काम की चीज है ये। अब समझो आगे, यही तो पढ़ा रही थी मैं। देखो बेटा, सॉरी। अब देखो, प्योर टॉल प्योर डॉर्फ क्रॉस कराया, ये बन गया। आप इतना समझ गए हो। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ाया और ये भी आप समझ चुके हो, बहुत ही इजी चीज थी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो हमने एक बार में पढ़ाया और ये भी आप समझ चुके हो। देखो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर इसमें क्रॉस कराया, फिर ये बना आपके पास में फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो। ओके, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशंस। क्या पढ़ेंगे भाई? ऑब्जर्वेशंस। और पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन देखो, ऑल द एवन प्रोजेनी, जितनी भी एवन प्रोजेनी थी वो सारी की सारी टॉल थी। कैसी थी? सारी की सारी टॉल, ठीक है। नो मीडियम हाइट प्लांट, कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट देखने को नहीं मिला था। और मेंडल ने ये चीज देख के बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आ चुका है। F2 प्रोजेनी जो थी उसकी 1/4 जो थी वो शॉर्ट थी एंड 3/4 जो थी वो
टॉल थी। फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया था 1:2:1। कंक्लूजन क्या निकला, क्या सोचा मेंडल ने उसके बाद में, तो कंक्लूजन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल। इसने बोला कैपिटल टी वाला भी टॉल है एंड कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल है। भाई अगर टी है तो वो क्या है, शॉर्ट प्लांट, स्मॉल टी क्या होगा, शॉर्ट होगा। समझ के बाद इसने बोला कैपिटल टी, मैं यहाँ पे लिख दूं कैपिटल टी कैसा होगा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा, टॉल। एंड स्मॉल टी कैसा होगा, ड्वार्फ। समझ गए हो क्या? ओके। अगली चीज, अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक प्लांट टॉल। बोल रखा है अगर एक सिंगल टी है कैपिटल टी तो उससे भी पूरा का पूरा जो प्लांट है वो टॉल बन जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेंस शो करेगा। क्या शो करेगा, डोमिनेंस। व्हाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। लेकिन दोनों को ही स्मॉल टी होना पड़ेगा अगर प्लांट जो है वो शॉर्ट है। अगली चीज, कैरेक्टर्स ट्रेड्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ। एंड स्मॉल टी आर रिसेसिव ट्रेड, क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सप्रेस रह रहे हैं। समझ गए हो? ठीक है, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी याद होने चाहिए। अगली चीज, डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखो डाइहाइब्रिड में क्या किया था इन्होंने, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। क्या लिए थे, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने लिया था राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। अब समझो बेटा, क्या हमने पढ़ा था, राउंड एंड ग्रीन। राउंड वाले को क्या लिखा था, कैपिटल आर, ग्रीन स्मॉल वाई। क्यों, क्योंकि येलो का डोमिनेंट होगा और येलो जो होता है वो वाई होगा। समझे बात, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब एक बात समझो, ये पेरेंट्स है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था सेम होता है, बिल्कुल सेम। गैमेट्स क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, इसमें से एक आर आएगा और एक वाई आएगा, तो आर वाई। इसमें भी सेम, एक आर आएगा और एक वाई आएगा। इनमें जब आप क्रॉस कराते हो तो आपके पास में आ जाता है क्या, आपके पास में आ जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और जब ये आता है तो फिर से मेंडल भाई सोचते हैं कि भाई ये तो सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड में हो रहा था सेम वैसे ही डाइहाइब्रिड में हो रहा है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। समझे बात, ठीक है। फिर कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराते हैं ये, सेल्फ पॉलिनेशन ये कराया। अच्छा एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको समझा पाए थोड़ा। सेल्फ पॉलिनेशन, अब बहुत सारे बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम ना F1 जनरेशन तक पूरा समझ गए, हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि F2 जनरेशन में बनाएं कैसे, ये जो पुनेट स्क्वायर नाम की चीज है वो बनानी कैसे है। तो समझो पहले गैमेट्स बनाना सीखते हैं, सेम वही करेंगे जो हमने इससे पहले किया था। इसको इससे क्रॉस कराओ, क्या आएगा, आर वाई। फिर इसको इससे क्रॉस कराओ, क्या आएगा, आर वाई। फिर इसको इससे क्रॉस कराओ, क्या आएगा, आर वाई। इसको इससे कराओ तो क्या आएगा, आर वाई। आपके पास चार चीजें आ चुकी है, ठीक है। इसको थोड़ा अब इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं क्या आया, आर वाई, आर वाई। ये चार चीजें आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब इनको लिख लो ऐसे, आर वाई, आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, दोनों स्मॉल। सेम जो आपने यहाँ लिखा है वही सेम आप इधर लिखोगे। अब देखो आर वाई, फिर आर वाई, वाई आर एंड आर वाई, ठीक है बेटा। आप गैमेट्स बनाना सीखे या नहीं सीखे, पहले बताओ। गैमेट्स बनाना सीख चुके हो ना, ऐसे बनते हैं, ठीक है। फिर हमने खींची लाइंस, और अब क्या करेंगे, सिंपल बेटा, क्या करोगे, देखो इसको इससे क्रॉस करा दो, क्या आएगा, आर आर वाई वाई। फिर इसको इससे क्रॉस करा दो, क्या आएगा, क्या आएगा, आर आर वाई वाई। कोई दिक्कत? अगली चीज, फिर इसको इससे क्रॉस करा दो, क्या आएगा, आर आर वाई वाई। समझे? अगली चीज, फिर इसको इससे क्रॉस करा दो, क्या आएगा, आर आर वाई एंड वाई। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को इतने में? समझ में आ चुकी है चीजें? अच्छा आप इनको देख के बता सकते हो कि क्या क्या है इनके नाम। देखो समझते हैं कैसे।
कैपिटल आर है और स्मॉल सॉरी कैपिटल ही वाई है, तो क्या होगा, राउंड एंड येलो। क्या होगा, राउंड एंड येलो। अच्छा ये वाला बताओ क्या होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये वाला क्या होगा, राउंड एंड येलो। ये वाला क्या होगा, राउंड एंड येलो। सारे के सारे राउंड एंड येलो, यस सारे के सारे राउंड एंड येलो। तो फिर आगे भी कर ही लेते हैं। देखो अब इसको इससे क्रॉस कराओ, क्या आएगा, आर आर वाई वाई। फिर बेटा इसको इससे क्रॉस कराओ तो आर आर वाई वाई। इसको इससे कराओगे तो क्या आएगा, आर आर वाई एंड वाई। इसको इससे कराओगे तो आर आर वाई एंड वाई। अच्छा इनके भी नाम लिखे क्या, इनके भी नाम लिखते हैं। इतना कलरफुल सा बन रहा है, आप एक पेन से बनाना, सिंपल रिवीजन करो, हाँ वो ज्यादा जरूरी है। देखो क्या होगा, राउंड एंड येलो, राउंड येलो। ये क्या होगा बेटा, राउंड एंड येलो, नो राउंड एंड ग्रीन। क्यों, क्योंकि स्मॉल स्मॉल वाई है ना दोनों, इसलिए। ठीक है, ये वाला कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ठीक है, ये वाला कैसा होगा, राउंड एंड ग्रीन। समझ गए हो क्या। ठीक है, ऐसे ही पूरा का पूरा आपको ये कॉपी में करना है और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या करोगे आप, मुझे ना कमेंट्स में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताओगे, और जो भी बताएगा मैं उसके नाम यहाँ पे मेंशन करूंगी, मैं बताऊंगी कि इस बच्चे ने आंसर बताया। ठीक है, देखिए किसका आंसर सही होगा किसका आंसर गलत होगा, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जीनोटाइप का रेशियो क्या आएगा एंड फिनोटाइप का रेशियो क्या आएगा, किसके अंदर, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। समझो अब आगे, ये है वो चार्ट, पर आंसर इसी में है, तो हम फटाफट से आगे बढ़ा देते हैं, देख लेते हैं पहले। कुछ बचा तो नहीं है। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड वाला बचा है, सॉरी हाँ आप खुद बताओगे। और ठीक है, फिनोटाइप देख भी लिया, तो जीनोटाइप वाला नहीं है, वो आपको खुद बताना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, व्हेन आर आर वाई वाई यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई वाज क्रॉस्ड, जब इनको क्रॉस कराया इससे F1 जनरेशन में, तो सारे के सारे कैसे आए थे, राउंड एंड येलो। और हमें ये बात पता है, हमने खुद ही कहा था अभी, कैसे आए थे सारे के सारे, राउंड एंड येलो। सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया उसके बाद में। ठीक है, और फिर पेरेंट ने क्या दिए, फिनोटाइप एंड 2 मिक्सचर्स। ठीक है, क्या दिए, 2 मिक्सचर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। अब एक बात समझो बेटा ध्यान से, होता क्या है, एग्जांपल देते हो, एक मान लो 2 पेरेंट है, एक डॉक्टर और एक टीचर। ठीक है, जो फादर है वो डॉक्टर है और जो मदर है वो टीचर है। अब इनके ना 4 प्रोजेनीज हुई। ठीक है, 4 बच्चे इनके, और एक बना टीचर, एक बना डॉक्टर। बना लेते हैं भाई, बना लेते हैं इसको भी। देखो फादर, मदर, प्रॉपर फादर मदर के डायग्राम्स नहीं बनाने, ऐसे लिख लो काम चल जाएगा। फादर क्या है बेटा, डॉक्टर, एंड मदर क्या है, टीचर। फिर इनके क्या होते हैं, 4 प्रोजेनी। पहला वाला क्या है, पहला वाला फादर नहीं, पहला वाला डॉक्टर। पहला वाला क्या है, डॉक्टर, और दूसरा वाला टीचर, अगला वाला पुलिस, और अगला वाला क्या बनाए, उसको क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, कुछ भी बना दो यार, सिंगर, बिल्कुल ही अलग चला गया वो। ठीक है, अब समझो, डॉक्टर और टीचर आर पेरेंटल टाइप। ये पेरेंटल टाइप है, क्यों, क्योंकि देखो ना, पेरेंट भी तो डॉक्टर और टीचर थे, तो ये पेरेंटल टाइप है। और ये दोनों क्या है, ये पेरेंटल टाइप नहीं है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स है। क्या है ये, रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब होता है न्यू कॉम्बिनेशंस। समझो ऐसे कि कुछ न्यू प्रॉपर्टीज आती है, वो न्यू कॉम्बिनेशंस होती हैं, और कुछ बिल्कुल सेम पेरेंट्स जैसी होती है, वो पेरेंटल टाइप होती है। जैसे कि पिछले वाले केस में
जो राउंड एंड येलो था वो पेरेंटल टाइप था, लेकिन जो राउंड एंड ग्रीन बना, रिंकल्ड एंड ग्रीन बना, वो सब क्या है, वो सब न्यू कॉम्बिनेशंस बने हमारे पास में। ठीक है, अब समझे कॉम्बिनेशन क्या होता है, ड्रिंक वो क्या होता है, पेरेंटल टाइप क्या होता है। समझो अगली चीज, तो बोल रखा है कंक्लूजन, राउंड एंड येलो सीड्स वर डोमिनेंट कैरेक्टर, राउंड एंड येलो क्या थे, डोमिनेंट थे। Occurrence of new phenotype combination show that gene of round and yellow seed are inherited independently of each other। बोल रखा है हमें इस क्रॉस से पता चला कि जो राउंड एंड येलो वाले थे वो इंडिपेंडेंटली आ गए थे, और यहां से आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब समझते हैं आगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पहली बात तो मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, मेंडल ने दिए थे 3 लॉ। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा समझो, हम समझेंगे मेंडल की लैंग्वेज में भी, लेकिन पहले ना अपनी थोड़ी सी देसी भाषा में समझते हैं। ठीक है, अब समझो, देखो 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक का नाम है अंजलि और दूसरे का नाम है नविका। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन नविका जो है वो डोमिनेंस शो करती है, यानी कि दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। नविका ने बोला कि यार यहाँ नहीं वहां जाएंगे, अंजलि ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद में दोनों कुछ खाते हैं, तो अंजलि बोलती है कि यार मोमोज खाएंगे, नविका बोलती है नहीं पिज्जा खाएंगे। ठीक है, पिज्जा खा रहे हैं। अब जो नविका बोल रही है वही हो रहा है। ठीक है, अंजलि कुछ भी बोल रही है वो चीज हो ही नहीं रही है। कब तक दोस्ती चलेगी भाई, सालों से दोस्ती चल रही है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू ऐसा हो रहा है कि नविका जो है वो अपना डोमिनेंस शो कर रही है, लेकिन अंजलि अपना डोमिनेंस शो कर ही नहीं पा रही है। तो इस केस में एक डोमिनेंस शो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लेकिन क्या ये हमेशा साथ रहेंगे, नहीं, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और अपने अलग अलग दोस्त बना लेंगे। तो जब ये सेग्रीगेट होंगे तो इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये आया क्यों, ये आया लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। अगर नविका हमेशा डोमिनेंस शो ना करती तो वो दोनों शायद हमेशा दोस्त रहते। ठीक है, अगली बात, अब नविका किसी और की दोस्त है, अंजलि किसी और की दोस्त है। समझ में ये बात, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब वो इंडिपेंडेंटली दोनों किसी और के साथ में दोस्ती कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड, और फिर उसके बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले बस समझो, मेंडल के जो लॉ थे बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड जो थे वो 2 लॉ थे, पहला डोमिनेंस और दूसरा सेग्रीगेशन। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने न्यू कॉम्बिनेशंस के बारे में कहां पे पढ़ा था, हमने न्यू कॉम्बिनेशंस पढ़े थे डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ठीक है, अब समझो, व्हेन एन इनहेरिटेड पेयर ऑफ 2 एलील इज हेटेरोजाइगस, जब कैसे होते हैं हेटेरोजाइगस, यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, द एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड, वो एलील जो खुद को एक्सप्रेस कर रही होती है वो डोमिनेंट होती है, जबकि दूसरी वाली क्या होती है, रिसेसिव। जैसे कि यहाँ पर ये डोमिनेंट है और दूसरी वाली रिसेसिव है। अगली चीज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं इसको। प्योरिटी क्यों, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो रहे, वो ब्लेंड नहीं हो रहे, सेग्रीगेट है वो। ठीक है, तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कॉपीज ऑफ जीन और एलील आर डिवाइडेड, क्या होते हैं, डिवाइड हो जाती है, जो जीन्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं। ठीक है, सच दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 एलील, इसलिए हर गैमेट को सिर्फ एक ही एलील मिल पाती है, या तो डोमिनेंट वाली या तो रिसेसिव वाली। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, एलील ऑफ 2 और वो डिफरेंट जीन गेट असॉर्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे वाले के साथ में, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आ गई ये बात। ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पेपर में आती है। ठीक है, अगली चीज भाई, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट विद 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस करा रहा है मेंडल। क्या करा रहा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो क्या लिया इसने, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। ही ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, उसे क्या देखने को मिलते हैं, 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं F2 जनरेशन में। विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन वर न्यू, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन न्यू होगा वो बताना है आपको, एंड उसके कंक्लूजन्स भी लिखने हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा अभी दोबारा से, नहीं ना, अभी तो किया था। देखो, देखते हैं, ये रहा बेटा, ये रहा, बस आपको ये बनाना है, उसके बाद में ये बना देना है और ये कंक्लूजन्स लिख देने हैं, खत्म। ठीक है, अगली चीज समझो। नेक्स्ट आया कब था बेटा, 2024 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ये राउंड एंड येलो वाला ही दे। क्या पता जो 2026 में पेपर आए वो ऐसा ना आए, वो कैसा आए,
वो हो सकता है कि वो पॉड शेप दे दें, ठीक है, या फिर फ्लावर कलर दे दें, फ्लावर पोजीशन, कुछ भी दो अलग अलग दे दें। तो इसीलिए मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि कौन सा वाला डोमिनेंट होता है और कौन सा वाला रिसेसिव होता है, ठीक है। अगली चीज समझो भाई, Why did Mendel choose garden pea plant? मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही चूज क्यों किया था? इसके हमने 4 रीजन पढ़े, वो चारों के चारों आपको याद होने चाहिए और यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। लिस्ट 2 कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स, 2 विजिबल कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, ठीक है, जो मेंडल ने यूज किए थे। तो भाई फ्लावर कलर और क्या कहते हैं सीड कलर, सीड शेप, ऐसा कुछ लिख दोगे। अगली चीज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ मेंडल इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट टू शो दैट ट्रेड में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। कैसे बताया कि ट्रेड्स जो है वो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हो सकती हैं? तो उसने बताया कैसे, जब उसके कंक्लूजन आए उसने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक कैपिटल वाला भी प्रेजेंट है कि स्मॉल वाला भी, फिर भी डोमिनेंट आ रहे हैं। उस बेसिस पे उसने लॉज दिए थे और बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नहीं, अगला क्वेश्चन नहीं है, उसी का आंसर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे, ठीक है, प्लांट हाइट और कलर। अगर जी समझो, अब हम पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, समझते हैं फटाफट से क्या होता है। और इसमें से क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के इधर उधर से हर साल, तो इस बार भी आएगा, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि आप पता लगा रहे हो कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी है, वो मेल है या फिर वो फीमेल है। पहली बात तो किस पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड करता है या फादर पे डिपेंड करता है? तो समझते हैं, पहले ले लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड, आप समझते हैं। समझो, हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो हमारे पास होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम है, किसमें? मुझ में और मेरे भाई में। मुझ में और मेरे भाई में मतलब भाई मेरा भाई एक मेल, मैं एक फीमेल, लेकिन हम दोनों ही ह्यूमन है, ठीक है। अब दोनों ह्यूमन है तो हमारे अंदर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम है, एग्जैक्टली सेम, लेकिन क्योंकि वो मेल है और मैं फीमेल हूं तो हमारे अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और उसी एक क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो मेरे पास फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेल की, तो उसके पास होगा XY क्रोमोसोम। क्या आप समझे इतनी बात? ठीक है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मुझ में और मेरे भाई में सेम है, क्योंकि हम दोनों ह्यूमंस हैं, लेकिन वो मेल है और मैं फीमेल हूं। और नेक्स्ट चीज, सेक्स क्रोमोसोम होता है एक मेरे अंदर, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर XY। समझ के बाद अगली चीज समझो, कैसे क्रॉस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीज पर डिपेंड करता है। देखो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिटरमिनेशन, तो भाई कुछ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। कुछ एनिमल्स के केस में टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड द जेंडर, जैसे कि टर्टल के केस में भाई कितने टेम्परेचर पे उस एग को रखा गया है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। लेकिन ऐसा कुछ एनिमल्स के केस में होता है, हर केस में नहीं होता, स्पेशली ह्यूमंस में तो होता ही नहीं है, वो जेनेटिक्स के हिसाब से होता है, ठीक है। और जेनेटिक्स की अगर बात करूं तो इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन, कुछ एनिमल्स में जैसे कि ह्यूमंस में जेंडर जो होता है इंडिविजुअल का, वो डिटरमाइन होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम से। मेल के अंदर होते हैं XY एंड फीमेल के अंदर होते हैं XX क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझो सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसा हमने पढ़ लिया, एंड 22 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स, उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। एंड जो 1 होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब समझो भाई, ये फीमेल है, ये मेल है, फीमेल के पास में XX एंड मेल के पास में XY। देखो, फीमेल एंड मेल, फीमेल के पास में XX एंड मेल के पास में XY। अब इनमें क्रॉस होगा, क्या होगा इनमें? क्रॉस। देखो, ओवम, स्पर्म, ये फिर सीधा समझते हैं, छोड़ो। देखो, जब ये वाला X इस वाले X के साथ में क्रॉस करेगा तो बनाएगा XX, जब यही वाला X इस वाले Y के साथ में क्रॉस करेगा तो बनाएगा XY। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले X की बात करूं, ये वाला X इस X के साथ में क्रॉस करेगा तो बनाएगा XX, यही वाला X इस Y के साथ में क्रॉस करेगा तो बनाएगा XY।
बेटा अब एक बात समझो, फीमेल के केस में तो है ही एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। तो डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा वाला क्रोमोसोम होगा, कौन सा वाला स्पर्म होगा जिसमें एक्स या वाई होगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे बन जाएगी क्या, फीमेल, यहाँ पे बन जाएगा क्या, मेल, यहाँ पे फीमेल, और यहाँ पर मेल। यानी कि फीमेल पे तो डिपेंड ही नहीं करता। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि कौन डिसाइड करता है, मदर डिसाइड करती है फिर फादर डिसाइड करता है। तो एक्चुअल में मदर तो डिसाइड कर ही नहीं सकती क्योंकि उनके पास एक्स क्रोमोसोम ही है, तो उनको ब्लेम करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। समझे बात? ठीक है, तो 50% चांस होते हैं कि मेल बनेगा एंड 50% चांस होते हैं कि फीमेल बनेगी। समझ गए बात? और डिपेंड करता है कि कौन सा वाला स्पर्म होगा जिसके साथ में फर्टिलाइज्ड होगा वो बन जाएगा। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि आप फीमेल को स्पेशली ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि पहले के टाइम में, अभी तो नहीं, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि फीमेल को ब्लेम किया जाता था गर्ल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए कि तुम्हारी वजह से हुआ है ऐसा। समझे? तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जी समझो भाई, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली? जस्टिफाई आंसर। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 50-50% चांस है भाई। 50% हो सकता है कि गर्ल बने और 50% हो सकता है कि बॉय बने। तो देयर आर 50% चांस दैट अ गर्ल मे बी बोर्न एंड 50% चांस दैट अ बॉय मे बी बोर्न इन अ फैमिली। हो सकता है बॉय बने या फिर गर्ल बने। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, और नीचे एक्सप्लेन कर रखा है कैसे। When pair of chromosome in sex chromosome, women have a perfect pair of sex chromosome। बोल रखा है भाई, वुमेन के पास में, फीमेल के पास में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन मेन के पास में मिसमैच्ड पेयर होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो अगर एक्स वाला एक्स के साथ में ही मिलेगा तो फीमेल बन जाएगी, और अगर एक्स वाला वाई के साथ में मिलेगा तो फिर मेल बन जाएगा। समझ गए बात? जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। बोल रखा है आप कैसे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो बेबी बना है, जो ऑफस्प्रिंग बना है, वो मेल है या फीमेल है, ये फादर पर डिपेंड करता है क्योंकि मदर के पास सिर्फ एक्स एक्स है। तो बोल रखा है द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड बिकॉज ह्यूमन फीमेल्स हैव एक्स 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 क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल के पास में सिर्फ एक्स एक्स होते हैं, उनके पास में वाई होता ही नहीं है। ठीक है, तो उन पर डिपेंड ही नहीं करेगा। कंट्रीब्यूटिंग एक्स वाइल मेल हैव एक्स वाई कंट्रीब्यूटिंग इधर एक्स और वाई, या तो एक्स कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर वाई। अगर एक्स करेंगे तो गर्ल और अगर वाई करेंगे तो बॉय। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। अगली चीज कुछ नहीं, अगली चीज चैप्टर खत्म हो चुका है। छोटे छोटे से 2 लेक्चर्स थे जिनमें आपका चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा सब कुछ। तो बस क्या करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और पढ़ते रहो, लेक्चर्स लेते रहो टाइम से। मतलब एक लेक्चर आए तो उसको कंप्लीट कर लो, उसके क्वेश्चंस कवर कर लो और फटाफट से सिलेबस खत्म कर दो बेटा, रिवीजन स्टार्ट कर दो। बस पेपर आने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, बस पढ़ते रहो, खुश रहो, और जय हिंद जय भारत।